अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ़ मामलात पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में कुछ बात हुई सियासी मामलात पे, और इसके साथ साथ जो आपके सेहत के हवाले से मामलात हैं प्रोग्राम में ज़ेर बहस आए। आज भी कोशिश यही है कि अवामी मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाए। और अवामी मसाइल की जब बात होती है तो पाकिस्तान में वैसे तो बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन महंगाई एक ऐसा मसला है जो हर दौर में एक आम आदमी के लिए मुसीबत एक बना हुआ है। गुज़िश्ता अदवार में भी सूरत हाल कमोबेश ऐसी ही हमें नज़र आई, और किसी तौर पे भी कोई भी हुकूमत महंगाई को काबू करने में नाकाम रही। महंगाई बढ़ने की जो शरह थी उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आई, लेकिन वो सिलसिला हमेशा हर दौर में जारी रहा, ये समझने की बात है। अब देखना यह है कि इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लोगों की वाबस्ता थी, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए थे, बुलंद बांग दावे किए गए थे कि जैसे ही हुकूमत में आएंगे सबसे पहले आवाम को जो महंगाई है उससे रिलीफ देंगे। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है, और सूरत हाल भी महंगाई की इस वक्त आलम यह है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर निकल गई हैं। सूरत हाल को जब भी काबू करने की बात की गई तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। कोई भी आप उठा के देख लें महीना साल का, उसके अंदर हमें ऐसी ही सूरत हाल नजर आई। उमूमन होता ये था माजी में कि रमज़ान मुबारक और इस तरह के जो चंद अयाम होते हैं ख़ास, उस वक्त कीमतें बढ़ जाती हैं और उसके बाद वो सिलसिला कहीं रुक जाता है। वो सीजनल चेंजेस जिसको हम कहते हैं वो कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन उसके बाद सूरत हाल कंट्रोल कर ली जाती है। वो किसी भी तरीके से, इसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो मसनूई तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो या कोई भी उसके लिए तरीका इख्तियार किया गया हो। आम आदमी का मसला ये है कि उसको काबू करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और वो किस हद तक इसमें कामयाब होती है। अब जो मौशी आदाद शुमार जो दिखाए जा रहे हैं, अशारिये जो दिखाए जा रहे हैं, जो पेश किए जाते हैं, जिसके ऊपर घंटों तकरीरें की जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स इसके ऊपर दिए जाते हैं, उसका कोई नतीजा खातिर खा नहीं निकल रहा। और लोग ये जानना चाहते हैं कि जब ये बातें करते हैं बैठ कर और बताते हैं कि ये सूरत हाल बेहतर हो रही है, उसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला हो जाता है जिसके बाद मामला इनके हाथ से एकदम निकल जाते हैं। और ये सिलसिला शुरू दिन से जारी है, और बार बार ये बात भी दोहराई जाती है कि आने वाले चंद माह में या सालों के अंदर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सूरत हाल मज़ीद अबतर होती जा रही है, और रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो दावा किया गया था, जिसके बारे में बार बार सवाल किया जा रहा है, और ये सवाल बार बार होता रहेगा कि वो जो 200 बेहतरीन माहिर मौशियात थे वो आखिर कहाँ हैं। बहरहाल इसके साथ साथ और जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी ज़रूर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे खुलकर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर शहबाज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे हैं, और जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं, कराची से हमेशा बाहर ही होते हैं, कराची से क्या पाकिस्तान से भी बाहर हमेशा मसरूफ़ियत रहती है। तो जब भी कराची तशरीफ़ लाते हैं हम डॉक्टर साहब को ज़रूर यहाँ पे मदऊ करते हैं। डॉक्टर शहबाज को मैं खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे बड़े ख़ास मेहमान लियाकत अली शाही साहब, सेक्रेटरी जनरल डेमोक्रेटिक वर्कर्स फेडरेशन स्टेट बैंक, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। लियाकत साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ कर लेते हैं। बड़ी लंबी तमहीद बांधी है, और उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी का जो सवाल है वो अज़ल से यही है कि ये जो महंगाई है इसको कैसे काबू किया जाएगा। और इस दफ़ा सवाल इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि आपको याद होगा, यकीनन आपको याद होगा कि 200 बेहतरीन माहिर मौशियात हैं, आदाद शुमार जो पेश करते हैं, अशारिये जो दिखाए जाते हैं, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है कि आम आदमी का ज़िंदगी, मेयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो कहाँ हैं वो लोग और ये कैसे काबू होगा? और एक सवाल जो हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये कि क्या ये वाकई इतना मुश्किल काम है इन सारे मामलात को कंट्रोल करना, कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी कोई भी मौशी अशारिया जो है वो अपनी जगह पर नहीं आ सका है? ये ज़रा फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया यासिर। मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को दो का हिंसा जो है ना वो बहुत पसंद है। 100 हम सेपरेट कर देते हैं। बहुत खूब। कभी ये 200
इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, कभी ये 200 अरब बिलियन डॉलर डॉलर की बात करते हैं जो बाहर है, कभी ये कहते हैं कि दूसरी दफ़ा हम आ रहे हैं। जहाँ तक बात आपके उस तमहीद की है, मेरे यहाँ तमहीद हमें इससे और ज़्यादा लंबी करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि गरीब आदमी या आम आदमी जो है उसके मसाइल इससे कहीं ज़्यादा बढ़े, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। और ये लोग मतलब कि मैं तो लेक्चर को भी शायद अब ये कहूँगा कि लेक्चर के अंदर भी है ना, कहीं जो मैं प्रोफेसर हूँ तो उसमें पोलाइटनेस होती है। ऐसा ही ये मेरे हम जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं ये हमें फोर्स किया जाता है कि ये जो दादाशुमारा हम बता रहे हैं आपको उसके ऊपर आप बिलीव करें, हालांकि ऐसा है नहीं। अगर थोड़ा सा हम इन्फ्लेशन की बात करें, वन बाय वन हम सारे इश्यूज उसको हम डिस्कस करते हैं। ये पिछले हफ्ते एक्सप्रेस के अंदर ये मेंशन था कि पाकिस्तान की जो एनुअल इन्फ्लेशन है, क्योंकि अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ना महीनों के हिसाब से पढ़ रहा है, ना वीक्स के हिसाब से पढ़ रहा है, ना डेली के हिसाब से पढ़ रहा है, बल्कि मिनटों के हिसाब से पढ़ रहा है। बिल्कुल। और इसमें आप एक और चीज़ देखें, अगर पीछे 6 माह का अखबार आज उसके ऊपर नज़र डालें तो गवर्नमेंट अब खुद ऐलान करती है कि घी की कीमत जो 40 रुपये आपने बढ़ा दी है, या चीनी जो अब ऑफिशियली चीनी आपको 95 पे मिलेगी, हालांकि ये स्कैंडल जो था 55 से शुरू हुआ था। बिल्कुल। तो अब ये चीज़ें गवर्नमेंट का, बल्कि खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, उनका ये काम रहेगा कि ये चीज़ें जो बताएंगे, और साथ साथ वो ये भी कहते हैं हम सब्सिडी भी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन साथ पेट्रोल महंगा भी करते हैं, और ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट जो उसका ज़्यादा बोझ वो खुद उठा रही है, लेकिन साथ वो कंपेयर भी करते हैं कि आप पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं उसको अब यूके में देखें तो कंपैरिजन एक अच्छी बात है, लेकिन कंपैरिजन के लिए भी कुछ आपके इंडिकेटर सेम होने चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है वो यूके के साथ मिलती है, या पाकिस्तान पोलिटिकल स्ट्रक्चर यूके के साथ मिलता है, या पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है वो यूके के साथ मिलती है। यूके का जीडीपी पर कैपिटा कहीं हमसे ज़्यादा है, हम तो उसके मतलब वो अशरे अशीर भी नहीं आते, तो पता नहीं पे कैसे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो मैंने अगर आपको याद हो, जैसे बारहा आपके प्रोग्राम में ये चीज़ें हुई, और मैंने मेरा ख्याल है कि यहीं से शुरुआत की थी, और पिछला जो प्रोग्राम था उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है 16 से 17% हो गया है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं और हम इन्फ्लेशन 8% पे लेके आ रहे हैं। ठीक 2 महीने बाद वही 8% जब वो 14% पे आ गया, तो मेरा ख्याल है कि शायद उस प्रेडिक्शन गवर्नमेंट जो है बड़ी जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं जो चीख रहा था बात जो कर रहा था वो ठीक है। अब मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर 17% से भी ऊपर चला गया है, और आप यकीन करें कि अभी महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जो प्रेडिक्शन बता रही है डॉलर के बारे में, ये अभी बड़ी जल्दी ये 250 पे चला जाएगा। आप देखेंगे जब अभी 170 पे है, 71 पे है, कल की जो फिगर थी, ये भी 250 पे जाएगा तो फिर क्या हाल होगा। इसी तरह पेट्रोलियम का आप देखें कि वो आप 123-24 पे, जो मुल्क की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्राइस जो है वो इस गवर्नमेंट के, क्योंकि ये अपनी स्पीच में हिस्ट्री का लफ्ज़ भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, तो उससे भी महंगाई बढ़ेगी, डॉलर जो है उससे भी महंगाई बढ़ेगी। कर्ज़ों का देख लें, अभी तक ये गवर्नमेंट जो है उस मेरा फिगर 15,000 तक, लेकिन रात में बैठे हुए थे कहीं तो उन्होंने करेक्ट किया मुझे, ये गवर्नमेंट जो है ये तकरीबन 21,000 अरब जो है वो कर्जा ले चुकी है। तो अब आप देखें कि आगे सिचुएशन क्या होगी, और किसी भी गवर्नमेंट के लिए 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो ये कि कर्जों की मैनेजमेंट कैसे इन्होंने करनी है, तो वो जब वाला ये कि महंगाई को कंट्रोल कैसे इन्होंने करना है, वो ये कि डॉलर जो है उसको कंट्रोल कैसे करो, ये तीनों ही चीज़ें जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए आपसे मैं कहता कि वो जो तमहीद है वो हमारी इससे ज़्यादा लंबी होनी चाहिए थी। बिल्कुल। अब रही बात ये कि ये कितना सीरियस है, देखें जब कौम जो है वो आपको मुंतखब करके लेके आती है 5 साल के लिए, 4 साल की, वो ड्यूरेशन डिपेंड करता है किस कंट्री के अंदर आप हैं, तो आपको चीज़ें सीरियस होकर देखनी चाहिए। और आपने तो बहुत ज़्यादा जनाब वाला लोगों को ख्वाब दिखाए थे, 50 लाख घरों का भी आपने ख्वाब दिखाया था, आपने ये कहा हम 200 अरब जो है तो चुटकी मारेंगे, मुझे अब उस चुटकी की आवाज़ ही नहीं आती, कोई चुटकी है कहाँ पे। तो हम जनाब वाला 200 इकॉनमिस्ट की टीम है, ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना आप बता रहे हैं। हाँ, सिस्टम के अंदर पेचीदगियाँ हैं, लेकिन पेचीदगियाँ जो उसका हल भी तो इन लोगों ने पेश करना है, क्योंकि वो अगर फर्ज उसका सोल्यूशन मैंने पेश करना है, पर आपको हमें रखने की जरूरत नहीं है। हम तो आपको मशवरा दे सकते हैं कि ये चीज़ें, इन चीज़ों को ये देख लें। और मेरा तो बार बार एक ही बात है कि हमें जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर जो, उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब हम बड़े फख्र से बता दें हम गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम जनाब बोला चीनी इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम टमाटर इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम जब अदरक इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये तय कर लिया है कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे, क्योंकि हर मुल्क की पॉलिसी अपने उन हालात को देख के होती है। हमने जो पॉलिसी बनानी है, हमने अपने उन जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको मदद रख के बनानी है। और जो मैं अभी चीज़ें देख रहा हूँ कि पंजाब की ज़मीन बड़ी तेज़ी के साथ कमर्शियल हो रही है, और मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले वक्त में हमारे पास कुछ काश्त करने के लिए ज़मीन बचे ही ना। जिस तरह से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बेजाज हर जगह जो घर बन रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट क्यों नहीं करते, ये लिविंग जो स्टाइल है उसको चेंज करें। तो ये तो गवर्नमेंट के काम है। अब अभी हमने
एक कोई भी एग्रीकल्चर मुल्क हो उसकी ये चीज़ बाहर से इंपोर्ट करना मेरे ख्याल में बड़ी बाइस शर्मिंदगी वाली बात होती है। अब पता नहीं ये अब किस तरफ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ये क्या इनका एजेंडा, अभी तक मुझे तो कोई चीज़ क्लियर नहीं। डॉक्टर साहब ये भी एक सवाल है ना, लोग ये कहते हैं कि जिस मुल्क की इकोनॉमी का एक बड़ा पोर्शन, एक बड़ा चंक एग्रीकल्चर से आता हो, 70% बताया ही जाता है। अब तो सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा दबाव हो गया ना, ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वरना बताया ये जाता है शुरू से कि एग्री बेस कंट्री है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो यहाँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी के अंदर इसकी है। लेकिन जब उसके ऊपर काम नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तो फिर कैसे आप अपने टारगेट्स को मीट करेंगे? और सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने इसी तरह अगर इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ को बना दिया, तो फिर तो आप डॉलर अगर ऊपर जाएगा, 1 रुपये भी ऊपर जाएगा तो आपके ऊपर तो मज़ीद बर्डन बढ़ता जाएगा। तो ये जो प्लानिंग और डेवलपमेंट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो लोग हैं, कर क्या रहे होते हैं, ये एक सवाल है। देखिए जी, वो तो मेरे ख्याल में अगर आप इन लोगों को बुलाएं और उनको पूछें तो इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि हम तो जाहिर सी बात है, मैं अपने प्रोफेसरशिप के बारे में जवाब दे हूँ, मैं क्लास के अंदर क्या पढ़ाता हूँ उसके बारे में जवाब दे हूँ। लेकिन देखना ये है कि ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि अग्रेरियन कंट्री, हम ज़्यादा दूर बात है, हम 90s में चले जाएँ, यही हम लोग जो एशिया को जब चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से अच्छा खासा ज़रिए बादला कमाते थे हम लोग। आज ठीक है, वो सबसे ज़्यादा उसका 60-70% जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी उधर हम चलेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी कास्ट के ऊपर आप सबसे सेक्टर को डेवलप करें, आप उसको भी उस तरह से साथ लेके चलें। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कितना परसेंटेज है यूनिवर्सिटीज़ का जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम नाम सुनते हैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कोई चांद के ऊपर, उसमें भी आप देख रहे हैं कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने जो जरी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल ठीक है। अब जरी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट आपने देखना, अब चाइना में जाए, ये सारी चीज़ें हम आजकल देख रहे हैं, ये सारी चाइना से आ रही हैं। पर एकड़ यील्ड उनकी बढ़ती जा रही है, हमारी कम होती जा रही है। और वो जहाँ पे वाला चाइना ज़ाते खुद जो है एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो अपनी डिमांड भी पूरी करते हैं डोमेस्टिक जो है, उसके बाद वो सप्लाई भी करते हैं, सारा कुछ है। हमारे यहाँ तो जहाँ पे वाला एक्सपोर्ट को छोड़े हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है हम तो वही पूरी नहीं कर पा रहे। और ये पिछले जब से पाकिस्तान बना है, कोई ऐसी गवर्नमेंट कोई मनसूबा ऐसा दिखा दें जिसमें ये कहें कि हमने कल्टिवेबल लैंड जो है उसको हमने एक्सटेंड किया। तो आप शहर बनाते जाएं, जैसे लाहौर में रावी अर्बन डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट भी उनके नया लाहौर हम बनाएंगे, वो भी ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है जिसको बना रहे हैं। आप लोग जो ज़मीनें जो आबाद नहीं हैं उनकी तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं करते, आप उधर लेके आएँ, उधर शहरों को जोड़ें, ताकि हम सोचें कि ठीक है जी, जो ज़मीन बिल्कुल बेकार पड़ी तो उसको हम लोग इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। अभी इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी जो है उसका भी जोर उन्हीं एरियाज़ की तरफ है। आप आ जाएँ पंजाब में, गुजरावाला से आप निकल पड़े, जब ये गुजरात वज़ीराबाद गुजरात जेलम या पट्टिया के चले, आपको सड़कों को पैसे लगे जैसे सारे शहर आपस में जुड़ गए। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल उसकी कोई प्लानिंग ही नहीं है कोई भी। हाँ, अभी थोड़ा सा देखने में आ रहा है कि लाहौर में फ्लैट सिस्टम जो है उसको ऊपर थोड़ा सा वो किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इट्स टू लेट नाउ। बिल्कुल ठीक है। याकि साहब, अब ये फरमाइए, आपका तो बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो वर्कर से है, यूनियन के मामला आप देखते हैं, इदारों के अंदर कहा यह गया कि जी लोग बहुत ज़्यादा भर्ती हो गए, इदारों का बुरा हाल हो गया। ये भी हुकूमत की एक कोशिश रही कि लोगों को कम किया जाए ताकि इदारों की हालत जो है वो बेहतर हो। नतीजा ये निकला जी, वो SSGC के अंदर थे, वो 2200 लोगों को एक दिन के अंदर एक फ़ैसले के ज़रिए बाहर कर दिया गया। ये मामला किस तरफ जा रहा है? अब बताइए कि बढ़ती हुई जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसके लिए तो लोगों को आपको अकोमोडेट करना है, और जो जहाँ है कम अज़ कम अगर आप उनको रोज़गार नहीं दे रहे, एटलीस्ट वहाँ उनको रहने दें। यहाँ तो नौकरियाँ जाने की नौबत आना शुरू हो गई। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो हमने तो तारीख़ से ये सीखा है कि ऐसे मुल्कों में अनारकी आती है, फिर वहाँ पे एजिटेशन आती है, फिर वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस आती है, ये तमाम चीज़ें फिर प्रिवेल करती हैं। सूरत हाल कैसी देख रहे हैं, ये ज़रा फरमाइए। थैंक यू यासर। डॉक्टर साहब ने बड़ा कम्प्रीहेंसिव उस पर जो है अपना व्यूज़ दिए है, इन्फ्लेशन के ऊपर और ये सारी चीज़ों पे। देखें, जो सबसे ज़्यादा मुतासर जो तबका होता है वो वर्कर क्लास, मिडिल क्लास, चाहे वो बेरोज़गार हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, मतलब जिस तबके से हम तल्लुक़ रखते हैं हम समझते हैं। बदकिस्मती के साथ जो फैसले होने चाहिए थे पार्लियामेंट की सतह पे, रियासती इदारों को जो जोड़ने वाली बात थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो है गैप आ गया है। गैप आने की वजह से जो रिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी वो सारी की सारी साइड पे चली गई। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की रिट के मुताबिक मैं आप सारे लोग काम करें
तो इस मुल्क में ना किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, ना कोई धारा अकरबा परवरी कर सके, और ना किसी इदारे को ये इजाज़त हो कि वो किसी के साथ ज्यादती कर सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 40 तक आप देखें कि उसमें सारी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रोटेक्टेड है। एक लेमैन से लेके एक बड़े 22 ग्रेड के ऑफिसर से लेके एक बड़े सरमायादार तक सबके प्रोटेक्टेड है। भाई मैं चाहूँगा जवाब इसके ऊपर तफसील से दीजिएगा। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो लियाकत अली शाही साहब से जो है इसका जवाब लेंगे, तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते हैं गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक से वापस आ गए जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग कराची, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। बात हो रही थी ये जो इदारों के अंदर जिस तरह अब हो रहा है, ये सबके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, ख़ास तौर पे एक आम आदमी के लिए जो रोज़गार पहले ही मैसर नहीं था और जिनके पास था भी बेदखल हो रहे हैं अपने कामों से। इसका क्या नतीजा निकल सकता है? लियाकत अली शाही साहब तशरीफ फरमान। जी लियाकत भाई, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे। अब देखें जो बात आपने बुनियादी तौर पर की कि ये मौजूदा जो महंगाई है इसका इफेक्ट जो है वर्कर कैसे, और वर्क अदारों में जो लोग हैं उनको क्यों निकाला जा रहा है, क्यों सियासी भर्तियाँ की जा रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अदारे जो जितने भी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं चाहे वो पब्लिक सेक्टर के इदारे, एज बाय लॉ जो है उनका एक बोर्ड बनाया गया है। उस बोर्ड के अंदर उनको पावर दी गई है, पॉलिसी के तमाम अख्तियारात बोर्ड के पास हैं। बिल्कुल सही। उसने सारी पॉलिसीज को जो है उसने रन अप करना है। बिल्कुल ठीक है। अब अदारों में सपोज मैं ट्रेड यूनियन लीडर हूँ, मैं अदारे के अंदर वर्कर के राइट की बात करनी है। मुझे एक रियासत ने एक कानून दिया है कि आपने इस डोमेन में रह के वर्कर के राइट की बात करनी है। अगर अदारे की मैनेजमेंट मेरे साथ बैठ के कोई एग्रीमेंट कर ले और उसके बाद उस एग्रीमेंट लॉ कहता है कि दोनों पे बाइंडिंग है, अगर वो अमल दरामद ना करे तो ट्रेड यूनियन अगर उसके ऊपर स्ट्राइक करे, ट्रेड यूनियन उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ट्रेड यूनियन उसके ऊपर कोई एहतजाज करे, कहते ये बदमाश है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही। ये मेरे साथ हुआ है। स्टेट बैंक जैसी इंतजामिया, देखें गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो रियासत का एक बहुत बड़ा पिलर है जी। अगर वो मेरे साथ एग्रीमेंट करके बिट्रे कर जाता है तो मैं अदालतों में जाके धक्के खा रहा हूँ, मैं वर्करों से चंदा लेके वकीलों की फीसें अदा कर रहा हूँ, और हमारे रियासत के अदारे जो हैं वो वर्करों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, अवाम के टैक्स के पैसों के बड़े बड़े वकीलों को फीसें देते हैं। ऐसा ही। और ये इसलिए खराबी है। अगर इन सब की अकाउंटेबिलिटी हो, अदारों के अंदर ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हो, अदारों के अंदर लोगों के जॉब की सिक्योरिटी। अब अदारों के क्या है कि आपने क्लेरिकल और नॉन क्लेरिकल कैडर में लोगों को परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं करनी जी। स्टेट बैंक जैसे इदारे में थर्ड पार्टी पे लोग रखे हुए हैं। 17,500 का 2018 का मिनिमम वेजेस का नोटिफिकेशन उस पर अमल नहीं हो रहा है। बताइए। अभी इस मरतबा 25,000 का सिंध गवर्नमेंट ने और 20,000 वफाक ने किया, अभी तक किसी इदारे ने, चंद इदारों ने इम्प्लीमेंट किया। तो भाई वर्कर जाए कहाँ? इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है पार्लियामेंट ने। बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर सरमायादार तबका जो है वो बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है जी। और उसके एक अपने मफादात हैं, वो अपने मफादात को वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से अदारे जो है वो टोटल जो उसका जो कहते हैं बैड गवर्नेंस का शिकार हो गए। अब हम देखें ना, अदारों के अंदर अगर मुझे हर साल ये रियासत की जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 38 के तहत कि आपने लोगों को रोजगार कैसे देना है। ठीक। अब रोजगार के लिए अगर आप एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाएंगे, यूनियन कहती है कि बनाओ, ठीक है, और मेरिट पे लोगों को रखो, और जो राइट क्या है, तो ये कहते होते हैं कि ये तो ओवरबर्डन है, सियासी भर्तियां हुई हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, लिस्टेड निकाल दी उन्होंने। के 27 कन्वेंशन हैं जो रेटिफाई किए हुए हैं रियासत गवर्नमेंट पाकिस्तान ने। आपका जीएसपी प्लस का जो एग्रीमेंट है, जो आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त जो हम बहुत बड़े नारे लगा रहे हैं कि जनाब हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, ये एक्सपोर्ट की उसको खात्मे की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। अच्छा। एक बहुत बड़ी साजिश इस मुल्क के साथ हो रही है। जीएसपी प्लस का यूरोपियन एग्रीमेंट ये है कि आपने ILO कन्वेंशन 87 और 98 पे जो दारों की प्रोटेक्ट एक्सपोर्ट होगी वो वहाँ अपने वर्कर को देना। वो 87 क्या है कि आपने वहाँ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड करके देनी है जी, उनको राइट देना है, और दूसरा उनको CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का जो है पावर देनी है, ताकि वो अपने राइट आपके साथ। आप
गारमेंट फैक्ट्री में चले जाएं, आप बैंकिंग में चले जाएं, आप जो है शुगर टेक्सटाइल में चले जाएं, आप मीडिया टेक्स फैक्ट्री इंडस्ट्री में चले जाएं, आप जितने भी इदारों में जाएं, आप उसकी टोटल वायोलेशन हो रही है। और ये जितने उसने 4 मरतबा इनको वार्न किया है यूरोपीय यूनियन ने कि अगर आप लोगों ने ये कंप्लायंस को जो है वो दुरुस्त ना किया तो हम ये विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप सपोज करें और हम अभी तक उसके खिलाफ उस नहज पे जाके जो है प्रोटेस्ट नहीं कर रहे कि ये मुल्क का मामला है। हम चाहते हैं कि इदारों की ब्यूरोक्रेसी जो है 22 ग्रेड में बैठे हुए हैं, हमारे टैक्स से लाखों बरात ले रहे हैं, ये मुल्क के साथ जुल्म ना करें। और जो लोग इलेक्ट होकर असेंबली में जाते हैं वो उनका आवाम के साथ वो राब्ता होना चाहिए। लेबर्स की बात सुनते हैं क्योंकि मेरा एक इत्तेफाक हुआ था, वो यासीन साहब एक ज़माने में थे, वो अमेरिकन स्टाइल में जो है वो अंग्रेज़ी बोला करते थे, वो अपनी बात सुनते थे बस अपने मतलब की, और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते थे। तो मैंने जब भी मीडिया की बात नहीं सुनते तो वर्कर की बात देखिए, वर्कर की देखिए एक IRA बनाया हुआ है रियासत ने, सेनेट ने वफाक के लिए सेनेट से भी पास हो गया है, सूबों की सतह पे सूबाई असेंबली ने पास किया है। ये दोनों पे एम्प्लॉयर और वर्कर पे बाइंडिंग है। अगर उसमें रोड मैप दिया हुआ है कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो इस तरह वो प्रोसीड करेगा, ठीक है, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, आइन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल करो, और ये मुल्क तब जाके आगे बढ़ेगा। अब महंगाई, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, इस वक्त महंगाई जो है 19.6 है। बताइए, ये मेरी फिगर जो है ये जून की मैंने ली हुई है। सर वो तो अगले दिन बहस करते होते थे टीवी के ऊपर, कहते थे कि ये तो दूसरा जो 13% इससे ज्यादा है। बताएं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को जो है आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, 12 घंटे आप उनसे ड्यूटी ले रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी आप उनको नहीं दे रहे, आप ट्रेड यूनियन की राइट आप उनको नहीं दे रहे, आप एजुकेशन फ्री आप उनको नहीं दे रहे, सेहत की सहूलतें आप उनको नहीं दे रहे, तो रियासत कहाँ खड़ी है? अब वर्कर एक जाए कहाँ? देखिए, जिन ममालिक में अभी डॉक्टर पर कैपिटा की बात कर रहे थे, कैपिटा पे ऊपर जो लोगों के राइट प्रोटेक्ट होते हैं, वहाँ मेडिकल की सहूलतें फ्री हैं जी, सोशल सिक्योरिटी वहाँ प्रोटेक्ट करती है, एजुकेशन उनकी फ्री है, उनके ओल्ड एज जो लोग हैं उनको पेंशन वो देते हैं बकायदा जो है। वहाँ लोगों को इन इश्यूज के ऊपर, बुनियादी फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई इशू ही नहीं है। हमारे यहाँ आपने पानी खरीद के लाना है, आपने जो है वो जो कचरा भी उठाना है, वो चौकीदार भी आपने रखना है, वो भी रखना है, चौकीदार भी आपने रखना है, और वहाँ कीचड़ भी हुआ हुआ है, कोई गली आपकी पुख्ता नहीं हो रही, कोई सेवरेज का निज़ाम आप करें, तो मुझे बताएं वर्कर साइड जाए कहाँ? आप एक वर्कर जो है, हमने अभी एक एवेल्युएट किया है ट्रेड यूनियन ने कि 5 अफराद का जो कुनबा है उसके लिए कितनी तनख्वाह होनी चाहिए, वो उसके खर्चात क्या होंगे। आप देखें, हमने ये 1970 से लेकर उसको एवेल्युएट करके एक बाकायदा 2020 तक उसको बनाया है कि 5 अफराद वो किसी रेस्टोरेंट में महीने में एक बड़ी हाई प्रोफाइल में नहीं जाएगा जी, किसी ऐसी जो है वो तफरी में नहीं जाएगा जहाँ वो बहुत ज़रा हाई प्रोफाइल हो, आम नॉर्मल ज़िंदगी में 2 बच्चे, एक बीवी, एक जी खुद और एक माँ बाप के साथ वो कैसे गुजारेगा। 65,000 रुपया कम से कम उसकी सैलरी होनी चाहिए, ये इस मौजूदा निज़ाम में जी, और ये 17,500 भी देने के लिए तैयार नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि आपने 90 दिन अगर किसी इदारे में कोई वर्कर आ गया है, उसने नौकरी कर ली है, आपने परमानेंट पोस्ट के केस ना कोई थर्ड पार्टी रखना है, इस बारे में तो बात ही नहीं करते, ना आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट पोस्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। लेकिन ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर से पढ़ के आते हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल है इनकी, जो है 25-50 लाख रुपए दारों से तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या उनको ये अंग्रेजी नहीं आती? हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं ना, हम उनको कहते हैं कि भाई ये देखिए ये क्या जुल्म कर रहे हैं, आइन और कानून के ऊपर बात करो, जो है ये बड़ी ज्यादती वाली बात है। इमरान खान जो है ये जब शुरू में अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दूंगा, मैं ये करूंगा, मैंने एक बड़ा कंप्रीहेंसिव इसको खत लिखा जी, इसके साथ भी 1-2 मीटिंगों में रहा, ये वो एक बड़ी लंबी डिबेट है। मैंने उसमें सारा इसको वर्कर साइड से एक किया कि आप अदारों को कैसे ठीक कर सकते हैं ये जो, और वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट राइट किए जा सकते हैं, आप इसको इस तरीके से करें। उससे मैंने ये प्रपोजल दी इसको कि ये जो आप थर्ड पार्टी इदारों में लोग, इसमें 2.5 करोड़ लोग हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, इनके राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, इनका आइन के कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के 3 के तहत इनका इत्साल हो रहा है, जो रियासत की जिम्मेदारी है तो उसको दुरुस्त करें, आप इनको परमानेंट करें, एक पॉलिसी बना ले, पॉलिसी बनाएं, उसके तहत जो है जो लोग क्राइटेरिया में आते हैं वो करें। इसके सेक्रेटरीट से मुझे फोन आया कि आपका जो खत है हमने इसको एवेल्युएट किया, वेरी
इम्प्रेसिव लेटर, और हम ये समझते हैं कि इसमें कोई किसी का जाती इशू नहीं है, जनरल इशू है, वी विल कोऑर्डिनेट विद यू। बड़ी अच्छी बात है, हम तो ये आज 3 साल गुजर गए। अब मुझे ये बताएं, देखें ना, हम जाए कहाँ, किसके पास जाए? अदालतों में हम जाते हैं, अदालतें टेक्निकल बुनियादों पे हमारे मुकदमे उड़ा देती है कि जनाब वहाँ जो फ्री क्यों नहीं आया। अब एक कॉन्ट्रैक्ट के बंदे को हम अदालत में लेके जाते हैं तो मैनेजमेंट उसको नौकरी से फारग कर देती है। अब हम लेके जाते हैं पिटीशन अदालत में, तो हमारे जज साहिबान कहते हैं कि भाई ये तो जो बंदा जिसका मसला वो तो आया ही नहीं, वो नहीं आया। तो ये इस मुल्क में एक अनारकी की तरफ ये मुल्क जा रहा है, और दूसरी जिम्मेदारी इसके ऊपर इमरान खान पे आती है। मैं भी इस तरफ आता हूँ ना, लियाकत भाई ज़रा इसको भी डिस्कस करते हैं ना कि किसकी क्या जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात होती रही है, इलेक्टोरियल रिफॉर्म्स की बात होती रही है, वो मसला एक वो हमारी ज़बान में कहते हैं खुडे लाइन लग जाना फिर उसके बाद और बड़े सारे काम होते रहे जिसके बड़े दावे होते रहे। अभी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैसे लेकर आएंगे? रिफॉर्म्स की जब भी बात होती है ना, वो ये कहते हैं जी स्क्रूटनी करो और निकालते जाओ लोगों को, ये रिफॉर्म्स है। अगर ये रिफॉर्म्स है तो फिर मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से पहले एक मेंटल रिफॉर्म्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे कभी बड़ी अच्छी वही बात हो रही थी कि देखें, अगर वो लंदन में कोई डिसीजन हुआ है तो मैं नहीं समझता कि हमें पब्लिक के टैक्स शुदा पैसे को लगा कर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ठीक है, लंदन की अदालत ने फैसला दिया है तो वो फैसला उनका है, उनका फैसला, आप अपने काम करें। आप क्यों दो बड़ी अहम पोस्टों के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं, आप 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप बताते हैं जी वो वहाँ ये नहीं हुआ, नोबडी इज इंटरेस्टेड। बिल्कुल, लोग जो हैं वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, और बड़ी मेहरबानी लिया सबका आपने मेरी वो प्रोजेक्शन जो है ना उसको आपने वो कंफर्म कर दिया। इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो 19.6% है। देखें, हमें इशू है कि हमारा डबल डिजिट जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हमें इशू ये है कि हमारी पॉवर्टी, आज मैं आपके प्रोग्राम के तौर से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 50% लोग जो हैं पॉवर्टी में चले गए हैं। रात में अपने उस्ताद मोहतरम के पास बैठा था जिन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को निखारा, मुझे सितारा सब कुछ उन्हीं का बनाया हुआ हूँ मैं। एंड व्हेन ही वाज रिटायर्ड ही वाज एसोसिएट प्रोफेसर। तो yesterday he was saying कि मैं भी पॉवर्टी लाइन में आ चुका हूँ। अब आप देखें कि इस तरह के लोग जो एसोसिएट प्रोफेसर और पाकिस्तान का ब्रेन, ठीक है जी, मैं निकम्मा सा आदमी उनके हाथों से गुजरा हूँ। तो मैं रात बड़ा वो मुझे शौक लगा कि ये देखो पढ़ा लिखा बंदा और जिसने गवर्नमेंट को सर्व किया उसका ये हाल है। तो उसके बाद यहाँ पे बोला पहली दफ़ा मुझे, मैं उतरा हूँ कल जब आया हूँ तो मैं अपने ये दोस्त के साथ वो चले गए वो अपना बाज़ार, तो मैंने ये जो आपका ब्रिज है उसके नीचे लोगों को सोते हुए देखा, तो मेरा यकीन मेरा दिल रो रहा था कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं। अब जो इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की बात है वो थोड़ा सा हमें ज़ातियात से बाहर निकलना होगा, हमें लोगों के बारे में सोचना होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ जो जहनी वो रिफॉर्म्स है, जब तक वो उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे, जब तक ये आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि आया कि हमने इन लोगों के लिए काम करना है। और जहाँ अब जो बात अब शुरू में इंट्रोडक्शन में आपने कही कि मुल्क जो है जब मुआशी सिचुएशन इस तरह की होती है तो मुल्क अनारकी की तरफ चले जाते हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान अनारकी की तरफ मूव कर रहा है। अभी आप देखें ना, पिछले दिनों की बात है, बलूचिस्तान के अंदर कदम मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह के जिस्म को उड़ा दिया गया। तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम कि मुल्क जो अनारकी की तरफ जा रहा है। और मैं बल्कि आने वाले ये जो कि एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल में आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान में सिविल वार देख रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी तो उसी तरफ लीड करती हैं। देखें, आपके सोशल प्रॉब्लम्स हों, आपके बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हों, दे स्टार्ट फ्रॉम योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे। तो जब तक आपकी मुआशी सिचुएशन ठीक नहीं होगी उस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या दावे करने से या फिगर्स करने मैनिपुलेशन करने से आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल कर लें। और इसका बड़ा सादा सा को इतनी भी को वो कह लें कि वो बड़ी मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, जिसको समझना जाए वो बहुत दुश्वार है इनके लिए। ठीक है, हम मानते हैं जिन लोगों के इन्होंने जिन पोजीशन को ऊपर बैठाया वो एक्सपर्ट हैं, बट वो हमें अपनी एक्सपर्टीज दिखाएं ना, दिखाएं, डिलीवर कुछ करके दिखाएं। 3 साल हो गए। हाँ, ये भी अगर थोड़ा पॉलिटिकल साइड से देखा हम कहते हैं ठीक है जी, पहला साल जो होता है गवर्नमेंट वो अंडरस्टैंड करती है कि पिछली गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन से चले एनालिसिस में निकल गया, सही, ठीक हो गया। दूसरे साल में गवर्नमेंट खुद प्लान करती है, तीसरे में एग्जीक्यूट करे, तीसरे साल में इम्प्लीमेंटेशन आपकी शुरू हो जाती है। बल्कि मैं ये कहूँगा दूसरे साल के एंड में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जानी चाहिए। और तीसरे साल में कहीं ना बेहतरी या जो बदतरी है वो आपकी नजर आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ तो सर हर चीज बद से बदतर होती जा रही है। आपने 3 साल गवा दिया। अभी भी कल का स्टेटमेंट था जी, पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो पुराने कर्जों की वजह से आई है। अरे यार, कब तक ये चीजें चलती रहेंगी? कब तक आप हमें उल्लू बनाते रहेंगे? आप कुछ तो करके दिखाएं। आप कहते हैं कर्जे हम इसलिए लेंगे जो पिछले कर्जे बहुत ज्यादा थे। अब मुझे ये बताएं, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं इस्लामाबाद जा रहा था, मेरा खारियाँ उससे पीछे जहाँ पे बोला
एक काफिला गया गाड़ियों का, 3 से 4 लोग जो हैं वो जब वो ये वीगो जो डाले उसमें पुलिस वाले बैठे, 4 से बंदूकें सारा कुछ उनके दरमियान में गाड़ी, उसके पीछे फिर 3-4 गाड़ियाँ हैं। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छा आप चुप रहे गुजर जाएं, नो प्रॉब्लम, वो गाड़ियों को इशारा कर रहे हैं कि आप स्लो करें, हमने जाना है। मुझे बताएं ये वीआईपी जो हैं अब ये इतने सिक्योर हैं, इनसिक्योर हैं, मैं देखा आम आदमी हूं, तो मेरी जिम्मेदारी किसने लेनी? तो ये जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस ऑन द नेम ऑफ प्रोटोकॉल, जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे, आपने ऑस्टेरिटी का कॉन्सेप्ट दिया ठीक है, लेकिन उस पर अमल दरामद कितना हुआ? नहीं हुआ भाई। आप जो 200 कनाल का घर है उससे बाहर निकले, आपकी छोटी झोंपड़ी में, अब जर्मन की चांसलर जो उसको फॉलो करें आप कहते हैं जी वेस्ट से, जितना वेस्ट को मैं जानता हूँ मुझसे ज्यादा को बंदा जानता है, तो लंदन की सबसे ज्यादा इंग्लैंड की मिसालें देते हैं ना। जर्मन की जो चांसलर है वो 16 साल पहले जिस घर में रहती थी आज भी उसी घर में रहती है। तो वही आपसे मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बड़ी दूर की बात है, पहले हमें अपना ज़हन जो है उसको ठीक करना है, और यहाँ से शुरू होगी आपकी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ऐसा ही है, और इसको आम लोग हम कहेंगे कि ये काम जब तक आप अपने आप से शुरू नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल का हमको बेहतरी देखेंगे। लेकिन भाई ये फरमाइएगा, अब ये जब बातें करता हूँ ना तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। वैसे ये बातें उनको उलझा देना इसके अंदर के जी डेट मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और पास्ट में जो हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ थी वो हमने जो इनहेरिट कर ली हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल मुश्किल हो गई है। कब तक ये बातें चलेंगी? मुझे बताएं तो सही कि ये क्या मामला इसी तरह चलते रहेंगे? अब मैं इदारे के हवाले से बात नहीं करता, लेकिन सबसे ज़्यादा तो सवाल यही होता है कि बाहर से कोई बंदा लाकर अगर बिठा दिया जाए इस इदारे के अंदर, जो बैकबोन है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, हो सकता है गलत हूँ, किसी भी मुल्क के अंदर सेंट्रल बैंक जो होती है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है, लेकिन अगर वहाँ बंदे को अगर बाहर से ला के बिठा देंगे, सवाल कर सकेंगे, उसके जाने के बाद मैं किसी से पूछ सकूँगा कि भाई मामला जो आप चला रहे थे किस तरह चला रहे थे? हो सकता है ये? देखें, ये जो डॉक्टर साहब भी इस पर इत्तफाक करेंगे कि जो आपकी इकॉनमी है ये IMF ने इसके ऊपर जो है अपना शिकंजा जो है वो बिल्कुल मजबूत कर लिया। ठीक है। अब उसमें ख़राबी ये हुई कि जो गवर्नेंस थी, जो भी हुकूमतें रही हैं, वो शायद उस हद तक अपनी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं कर सकी। ठीक है। नतीजा ये निकला कि एक तो हम चूँकि वर्कर साइड के हैं, वर्कर के खिलाफ एक बहुत ज़्यादा मीडिया ट्रायल किया गया कि जी इदारे वर्कर ने तबाह कर दिए, जी ओवर रिक्रूटमेंट है, जी वो तो यही समझते हैं। आप मुझे ये बताएं, जिस इदारे में आप 10 एडवाइज़र लाखों की तनख्वाहों पे आप रख लें, उसके बदले में आप 400 वर्कर रख सकते हैं। स्टील मिल तबाह हुआ है, किसी वर्कर ने तबाह नहीं किया, वहाँ की मैनेजमेंट ने तबाह किया। मैनेजमेंट के साथ जो भी हुकूमतें थी, पॉलिसियाँ वो बनाती थी, वो तबाही के जिम्मेदार वो हुए। आज तक किसी ने उसकी अकाउंटेबिलिटी की? PIA को जो भी हुकूमत आई है उसने अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लोगों को वहाँ इंडेक्ट किया है, जो बड़े बड़े उद्योगों को उन्होंने उसको तबाह किया है। आप KAC जो जब थी, हम इसके ऊपर इतना प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप खुदारा ये एक अवामी इदारा है, यूटिलिटी इदारा है, आप इसको प्राइवेटाइज ना करें। लेकिन उस वक्त जनरल मुशर्रफ जो ताकत के नशे में था और उसके साथ जो टाउट पार्टियां भी मिली हुई थी, सब ने इस इदारे को बेड़ा गर्क कर दिया। आज मुझे बताएं, आज इसका जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक भी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा कर रहा है कि जो इसने जनरेशन जो बिजली नहीं पैदावार बढ़ानी थी और आवाम के ऊपर जो आपने कर दिया। अब जितनी देखें ना, आपका डॉलर जैसे जैसे छूट कर रहा है, डायरेक्ट वर्कर जो है वो पिस रहा है। आपकी महंगाई इस कदर हो गई है कि आपका डॉलर जो है वो कम से कम जो है मेरा ख्याल है 45% आपकी करेंसी जो है डिवेल्यूएशन हो चुकी है। अब मुझे ये बताएं, मेरी चले डॉक्टर साहब 70%, अब मेरी अगर तनख्वाह जो है वो पिछले साल अगर 10,000 थी तो इसका मतलब वो 25,000 रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये इन हालात का कौन ठीक, इसका ठीक करने का एक ही। अच्छा, ये जरूर बताइएगा, ब्रेक के लिए एक छोटी सी उन्होंने कॉल दे दी है, एक छोटी सी ब्रेक और लेंगे, जल्दी से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हम आ गए। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ इदारों के हवाले से, और ये बात बार बार दोहराई जाती है कि इदारों का हाल है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को भर्ती किया गया है, जिसकी वजह से नुकसान हुए। अब ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। लियाकत अली साई साहब तशरीफ़ फरमाए। लियाकत भाई फरमाइए, आपने निशानदेही की, अब ये जो कुछ हो रहा है ये सबके सामने, ठीक कैसे करेंगे ये तो ज़रा बताएँ।
देखिए, इसका बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें बहुत अहम जी। हैं कि अदलिया जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो है ठीक है। वो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करे और सो बिल्कुल ठीक मोटो है। उसके ऊपर ले। लोगों के पास वसाइल नहीं है कि अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के खिलाफ बड़े बड़े वकीलों को कर सके। और मैं बाहर से भी कहूँगा कि बाहर कुछ रशीद रिजवी जैसे लोग, हैदर माम जैसे लोग हैं, करते हैं हमें सपोर्ट, लेकिन हम समझते हैं कि इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान की सतह पे एक बाहर का एक सिस्टम बनना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। दूसरा मैं चाहूँगा कि जो ताकतवर तबके हैं वो इलेक्शन कमीशन को आज़ाद कर दें। जब तक इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, इस मुल्क में जेन्युइन लोग आगे नहीं आएंगे, ये मुल्क को खड़ा नहीं हो सकेगा। आप देखें कि इस मुल्क में 60-70 लोग ऐसे हैं जो हर हुकूमत में होते हैं जी। वो किसी न किसी जगह रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही। वो जो रिपोर्ट लेने वाले हैं, जो रिपोर्ट करने वाले हैं, वो दोनों एक पेज पे हैं। हुकूमत गिराने में भी वो शामिल होते हैं, हुकूमत के साथ बनाने में भी वो शामिल होते हैं। इस निज़ाम गंदे को ख़त्म होना चाहिए। ये जब तक ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक लोगों के जेन्युइन लोग नहीं आएंगे। तीसरी बात ये कि जो पार्लियामेंट है, वो कौमी असम्बली है, वो सेनेट है, वो जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, वहाँ जो लोग मुंतखब होके जाते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी जो है बिल्कुल होनी चाहिए। और आइन की रोशनी में जो जो राइट प्रोटेक्टेड हैं उसके ऊपर जो है लोगों के राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएं। और अदारों में जो लोग भी, जो भी इदारे जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको सख्त सजाएं देनी चाहिए। आज अगर इमरान खान ये पब्लिक सेक्टर के इदारों को, प्राइवेट सेक्टर के इदारों, ये सारे आइन शिकन हैं हमारी नज़र में। जितने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री, तमाम सरबराहान जो आइन शिकन है इस वक्त, वायलेशन से वर्कर के राइट नहीं दे रहे, अवाम के जो बुनियादी हुकूक उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। जुर्म समझा ही नहीं जाता, उनका कोई फोरम ही नहीं है जहाँ वो एड्रेस कर सके। और ये उस तरफ जो गाड़ी जाएगी कि ये मुल्क जो है ये इनारकी की तरफ जाएगा। लोगों के पास इस वक्त 3 वक्त की रोटी नहीं है। आज लोग जो है वो जहाँ जो 3 रोटियां खाते थे वो 2 पे आ गए हैं कि भाई हम क्या करें। अपने बच्चों को तालीम देने के लिए आपका निज़ाम, जो तालीमी निज़ाम है, तबाह हो गया। तो इन इश्यूज़ के ऊपर। और दूसरी बात मैं चाहूँगा कि जो लोग भी हैं, अवाम भी जो है वो भी अपने बिहेवियर को ठीक करें। सबसे ज़्यादा हम ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन के अंदर जब मैनेजमेंट ने, इंतजामिया, कोई भी इदारा में, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जब उन्होंने अपनी पॉलिसी को इम्पोज करना हो, जब उन्होंने अपनी पॉलिसी ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट करनी हो तो अदारे के अंदर से टाउट घेर लेती है। ऐसा ही वो टाउट जो है वो बैसाखी बन जाते हैं और जो अदारे की भी और वर्कर की भी तबाही मचा देते हैं। छोटे से मुनाफा फायदे के लिए, छोटे से और अदारे की मैनेजमेंट जो है उनकी करप्शन पे आंखें बंद करती है। देखिए, करप्शन बहुत सारी चीज़ों पे होती है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त बहुत अदारे में जो है, अदारों में करप्शन भी है, अदारों के अंदर बैड गवर्नेंस है, अदारों के अंदर जो है कोई मेरिट नहीं है। इसके लिए एक बाकायदा जो है हम तो जदोजहद कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे, ये हम 35 साल से जदोजहद कर रहे हैं कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। और उसकी आइन की बालादस्ती के लिए सबसे बेहतर फोरम ये है कि लोग अपने राइट को पहले समझें, राइट को समझने के बाद लोगों को गलत कहें, सही को हमें ज़ाती तौर पे। लेकिन एक सवाल का और जवाब देना ज़रा आखिर में। मैं ये भी तो जानना चाहूँगा कि फिर ये जो कहते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घोस्ट मुलाजमीन हैं या बहुत सारे इनकॉम्पिटेंट है जो काम नहीं करते होते, अब अगर इदारे की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है तो फिर ऐसे लोगों को भी तो अलग करना पड़ेगा। वो कहते हैं जी यूनियन आड़े आ जाती है। देखें, ये टोटली गलत बात है। अच्छा, मैं आपको हकाइक के साथ, फैक्ट के साथ ये बात करता हूँ कि किसी इदारे में सपोज करें अगर KDA में होस्ट मुलाजम थे, उसका जिम्मेदार कौन था? सिंध गवर्नमेंट थी, जो उस वक्त हुकूमत थी ना। या किसी और अदारे में, हम तो उसको सपोर्ट ही नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग भी अदारे में हैं वो अपना कंडक्ट ठीक करें, अपनी ड्यूटी ठीक करें, ईमानदारी के साथ अदारे को प्रमोट करें। अब अदारे के अंदर जो है, अब आप थर्ड पार्टी पे पर्ची पे लोगों को रखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे आप मनपसंद लोगों को थर्ड पार्टी खैर समझ में नहीं आता हमारे कि ये क्यों है, आखिर में आपको क्यों जरूरत पेश आती है? थर्ड पार्टी है क्या? थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए बंदे लेना इसलिए लेते हैं कि ये ना इनको ट्रेड यूनियन का हक मिले, ना ये आवाज उठा चुके हैं। जिस दिन इसने राइट की बात की उस दिन इसका दरवाजा बंद कर देते हैं कि आपका सुबह गेट बंद है। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग जो है उसको हर 3 महीने बाद, जो हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है 600, 20 साल से उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। हम चीख के मैनेजमेंट को मर गए कि भाई ये इनके राइट प्रोटेक्टेड है, आप इनको परमानेंट करें। वो उनको किसी का 3 महीने का, अगर किसी ने अपने ओवर टाइम की बात कर ली, किसी ने छुट्टी की बात कर ली, किसी ने ड्यूटी की बात, उसका 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर देना है।
उसको टॉर्चर करना है, उसको अगर किसी ने पिया की बात नहीं मानी तो उसको ऐसी जगह लगा देना है जहां वो लोगों से बात ना कर सके। ये माइंड सेट जब अदारों में ये ख़त्म नहीं होगा कि मैं इस अदारे का सरबराह नहीं हूँ, मैं इस अदारे का सुपरवाइजर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ, तो जब ये सिचुएशन आ गई, और ट्रेड यूनियन जो है देखिए 1886 में आई थी, ये एक रद्द अमल के बाद आई थी कि भाई ट्रेड यूनियन तो एक बहुत बड़ा सेहतमंद ट्रेड यूनियन अदारों में ऐसे है, चेक एंड बैलेंस है, बिल्कुल ठीक है। जिस अदारे की यूनियन और मैनेजमेंट आपस में मिल जाती है वो अदारा तबाह हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। जिस अदारे में ट्रेड यूनियन और अदारा जो मैनेजमेंट है एक दूसरे पे चेक रखती हैं, बायलैटरल नेगोशिएट करती हैं, मेरिट पे देखे ना, मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई ट्रेड यूनियन के पास एक कलम है, उसमें बड़ी पावर है, अगर वो गलत साइन करेंगे तो अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे, ट्रेड यूनियन का भी करेंगे, अदारे का भी करेंगे। मैनेजमेंट से कोई लड़ाई की जरूरत नहीं, कोई बदतमीजी की जरूरत नहीं है, आप अपने राइट आर्गूमेंट करें। मैं आज तक लोगों को इतने राइट लेके दिए हैं, अपने लोगों को वर्कर को प्रोटेक्ट किया, लेकिन जहां मैनेजमेंट नहीं मान रही वो भी हम लोगों के सामने रखते हैं। तो बुनियादी तौर पे आइन का जो देखें, आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि जहां जहां इत्तिसाल हो रहा है रियासत ने उसको खत्म करना है। बिल्कुल आप 74 सालों को उठा के देख लें कि रियासत के कौन से इदारे ने आइन के आर्टिकल और जगह कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। आइन का आर्टिकल 25 कहता है कि आपने कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो है नहीं बनानी, किसी इदारे ने, रियासत ने नहीं। आप मुझे बताएं इस वक्त हो क्या रहा है, आपका जो नैब है वो जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेटरी जो है वो केसेस बना रहा है। आपके जो आइन का आर्टिकल जो आपका 9 है वो आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। आप मुझे बताएं ना कहाँ हम खड़े कहाँ हैं? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वर्कर जो है, ये वर्कर, हम पूरे पाकिस्तान के वर्कर को ये कह रहे हैं कि आप इकट्ठे हो जाएं, मुत्तहद हो जाएं और हम एक तहरीक चलाएं बाकायदा। इस मुल्क को बुनियादों को मजबूत करने के लिए मजदूरों को, सिविल सोसाइटी को, मिडिल क्लास को, किसानों को, तलबा को खड़े होना पड़ेगा। इस वक्त असेंबलियों में जागीरदार है, इस असेंबलियों में सरमायादार तबका है, इस असेंबलियों में टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट, रिटायर लोग हैं, इसमें जनरल रिटायर जो है उन्होंने कब्जा किया हुआ है। इस मुल्क का कब्जा छुड़ाना है। उस कब्जा छुड़ाने के लिए हमें सबको ना किसी मजहब की तफरीक में जाना है, ना किसी लसानी बुनियाद पे जाना है, हमें एक इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर जो है ये जदोजहद करनी होगी। और जो टाउट लोग अदारों में भी हैं, असेंबलियों में भी हैं, ऐसे ही वहां पर भी है, असेंबलियों में ये जितने लोग हैं, ये जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये टाउट है, ये हर हुकूमत का टाउट रहे। आप उठा के देखें। डॉक्टर साहब आखिर में क्या कहना चाहेंगे? लियाकत भाई ने निशानदेही कर दी है, लफ्ज भी बड़ा सही इस्तेमाल किया उन्होंने। जी डॉक्टर साहब। मैं समझता हूँ कि ये लतीफ़ साहब से हम ट्रेड यूनियन के लफ्ज़ बारो कर लेते हैं, अगर आपकी इजाज़त से, तो वो उसको हमें अपने जहन में बिठाना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको एक्सप्लेन करने में, लेकिन मैं लेके चलता हूँ। मतलब कि मुझे इस मुल्क ने तालीम दी, मुझे इस मुल्क ने उससे पहले आज़ाद पैदाइश दी, मुझे इस मुल्क ने आज़ाद हवा दी, मुझे इस मुल्क ने आज़ाद शहरियत दी, फिर इस मुल्क ने मुझे आज़ाद पहचान दी और तालीम दे के मुझे पूरी दुनिया के अंदर पॉपुलर किया। ये ट्रेड का एक पहला आस्पेक्ट है। अब ये है कि ट्रेड यहाँ से शुरू होता है मेरा रोल, कि मैंने रोल जो है वो इस सोसाइटी को क्या देना है। अच्छा, मुझे ठीक है, प्रोफेसर हूँ, स्टूडेंट पढ़ता है मेरे पास, स्टूडेंट को सुपरवाइज़ करता हूँ, मेरे कोलीग जो हैं जहाँ कहीं मुझसे हो सकता है मेरी इस्तात के मुताबिक मैं उनकी भी हेल्प करता हूँ, क्योंकि मेरा अल्लाह ये फरमाता है कि ज़मीन को ऊपर रह के तू लोगों की हेल्प कर, तेरी हेल्प मैं करूँगा। अच्छा, अब मुझे ये लगा कि मैं इस सोसाइटी को वापस क्या दूँ, क्योंकि हमेशा होता यह है कि आपकी जिल्द या आपका रंग किसी को प्यारा नहीं होता, आपका काम प्यारा होता है और काम बहुत अच्छा है आपका। तो मैंने जनाब जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, भट्टीपंगो गुजरांवाला डिवीज़न में आता है ये, तो मैंने दादाबू के नाम का 3 कमरों का उनको एक ब्लॉक, उससे आगे बरामदा जो है ना वो मैंने उनको बना कर दी। उसमें आप कह लें कि प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग जो है ना वो उसमें प्राइमरी स्कूल चल सकता है। तो मेरी ज़ात को ना बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो मैंने कुछ जो है ना वो इस मुल्क के लिए या मैंने अपने गाँव के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने किया है। अच्छा, फिर छोटी बहन मेरी डॉक्टर किश्वर, उसको PhD करवाई। तो आपको पता है बहनों से तो भाइयों को बड़ा प्यार होता है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो जिस स्कूल से मैंने मैट्रिक किया है वहाँ मैंने ब्लॉग बना के दिया था, जिस स्कूल से मेरी बहनों ने प्राइमरी किया है उस स्कूल का भी मेरे ऊपर हक बनता है। और मेरा गाँव जो है वो तहसील डस्का में है, जारावाला। तो मैं जनाब बोला गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में उनके पास गया, मैं कहा जी कोई ऐसा काम जो अब समझते हो को मिल के उसमें रह के मैं वेलफेयर में इजाफा कर सकूँ। उन्होंने कहा जी सर्दियों का टाइम है और इस दफ़ा सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो आप हम ऐसा करके हमारी जो वो खिड़कियाँ दरवाजे कोई शीशे टूट गए, आप हमें वो लगवा दें। मैं कि इसके अलावा कुछ और। उन्होंने कहा जी हमारा ये फर्श है ये बनवा दें, बनवा दिया।
फिर मैंने देखा कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी रोज़ी के अंदर एकदम से ना वो इतनी बरकत डाल दी है कि इन कामों के करने से मुझे को होता है ना बंदे को जेब में तंगी हो, तो मैं कहा यार हम आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा जी कुछ और, वो कहते जी बस यही। मैं कहा फिर अब मैं शुरू करता हूँ। मैंने अपने बेटे के नाम की लाइब्रेरी माशाल्लाह हमारी चल रही है, 15 को हमारा वो इनाग्रेशन है उसका। अच्छा वो फरते जज्बात जिसे कहते हैं, बंदा उसमें बह जाता है कभी कभी, मेरा ख्याल में इस तरह का बहना बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मैडम मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह आपको ना एक अपने बेटे के नाम का ब्लॉक भी यहाँ पे 4 कमरों का बना के दूंगा। तो मेरी इस गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि आप इस तरह का कंट्रीब्यूशन कौम को दें, क्योंकि प्रोफेसर मोहम्मद शहबाज कौम को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, बातें बहुत सारी थी और ख़ास तौर पे आज जो गुफ्तगू हुई इदारों के हवाले से, ज़ाहिर है कि जिस तरह की बातें होती हैं लोग समझने उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि ये जो इदारों के बेहतरी की बात करते हैं, बेहतरी का सिलसिला कहाँ से शुरू करते हैं और उससे क्या नुकसानात होते हैं और नतीजा जो निकला है वो सबके सामने कि ये अभी तक ठीक क्यों नहीं हो पाए, ये समझने की हमने कोशिश की। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे लियाकत अली साई साहब, डॉक्टर शहबाज, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ यहाँ पे शामिल गुफ्तगू रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दीगर मामलात और मसाइल इसके हवाले से बात करेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।